आज हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से मेथड यूज करते हैं हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन को हम किसी भी सेक्शन पे फाइंड करने के लिए कई मेथड है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं अपने सब्जेक्ट ऑफ पॉइंट से दो मेथड अभी हम प्रेफर कर रहे हैं। कौन कौन से? एक हम प्रेफर कर रहे हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड और एक हम कर रहे हैं मैकॉलेज मेथड। ठीक है, तो आप सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है आपके सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैकॉलेज मेथड आपको अच्छे से पढ़ना है तो डबल इंटीग्रेशन मेथड का बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले आज डबल इंटीग्रेशन मेथड देखेंगे। तो अब हम देखें, अब दो मेथड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकॉलेज मेथड। तो जो डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है वो ये मेथड जो है हमारा, वो सिंगल लोड अगर किसी बीम पे लगा हो तो उसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, जबकि मैकॉलेज मेथड जो है वो अगर कहीं पे भी कई लोड लगे हुए, कंटिन्यूअस लोडिंग है कहीं पे, ठीक है, तो उसके लिए मैकॉलेज मेथड को हम प्रेफर करते हैं। तो फिलहाल अब हम चलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड पे। ठीक, तो जब डबल इंटीग्रेशन मेथड पे हम चल रहे हैं, ठीक है, तो अब डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना सीख। तो सबसे पहले क्या हमने अभी पिछले लेक्चर में एक रिलेशन डिराइव किया था, क्या? m इक्वल टू ई आई डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने रिलेशन अपना डिराइव किया था। अब हम कह रहे हैं कि हमें डबल इंटीग्रेशन मेथड, यानी कि नाम से ही ये दिख रहा होगा कि इसमें जो है दो बार इंटीग्रेशन होगा। डबल इंटीग्रेशन यानी कि दो बार इंटीग्रेशन होना ही होना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम कहें m इक्वल टू ई आई डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हमारा बेसिक इक्वेशन है, ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन, यानी कि इसको जब हम पहली बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, ई आई डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई हमारा कांस्टेंट है, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और एम का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे एक बार। ठीक, इसको हमने कहा इंटीग्रेशन, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स मैंने पहले बताया था कि स्लोप होता है हमारा, यानी कि इस इक्वेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा स्लोप इक्वेशन। ठीक है, फिर हम इस इक्वेशन नंबर 1 का एक बार और इक्वेशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन वंस अगेन हमें क्या मिलेगा? ई आई हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, ई आई वैसे ही हो गया। डी वाई बाई डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई। ठीक है, और इसका एक बार इंटीग्रेशन हुआ था तो एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि डबल इंटीग्रेशन हो गया इसका, एम का, बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड कहलाएगा, और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारा वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा वो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू देता है हमें, क्योंकि स्लोप इक्वेशन था। और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमें किसी भी पॉइंट पे क्या देता है? डिफ्लेक्शन की वैल्यू देता है, क्योंकि ये हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा बेसिक रहा डबल इंटीग्रेशन मेथड का। ठीक, अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल अपना एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उस एग्जांपल के तरीके से सीखेंगे कैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लगा रहे हैं। ठीक, हमने एक बेसिक क्वेश्चन उठाया, हमने कहा सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जहां पे एक आर ए रिएक्शन लगा हुआ है और एक आरबी रिएक्शन लगा हुआ है, और मिडिल पे हमारा क्या है? डब्ल्यू लोड लगा हुआ है। ठीक, ये डिस्टेंस हमारी एल बाई टू, अगर पूरी एल है तो ये मिडिल है तो एल बाई टू हो जाएगी। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन हमारा लोड की वजह से हम दिखा रहे हैं कि एट पॉइंट सी, यानी कि मिडिल पॉइंट पे डिफ्लेक्शन हमारा वाई सी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया लेंथ एल का, जिसके मिडिल पे सेंटर ऑफ द बीम एट पॉइंट सी डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। अब फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, इस ज्योमेट्री को देख करके आपको ये दिख रहा होगा कि मिडिल में चूंकि लगा है तो ड्यू टू सिमेट्री आर ए और आरबी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अगर आर ए और आरबी की वैल्यू सेम होगी
तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू, और आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू हो गया, और आर ए और आर बी सेम है, यानी कि या तो आर ए की जगह आर बी रख लो या आर बी की जगह आर ए रख लो, यानी कि 2 RA इक्वल टू हो जाएगा डब्लू, और आर ए इक्वल टू डब्लू बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू डब्लू बाई 2 हमने लिख लिया है ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, किसी को अगर शॉर्टकट में नहीं करने आ रहा है ड्यू टू सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट, तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, और समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, या समेशन ऑफ ऑल बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 आप कर लीजिए। सिंपल, ये 3 इक्वेशन से हमारा जो कैलकुलेशन हम रिएक्शन का करते हैं वैसे कर लीजिए, और अगर आप कर पा रहे हैं तो ड्यू टू सिमेट्री सीधे लिखिए आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2, क्योंकि डब्ल्यू लोड ही हमारा मिडिल पे लगा हुआ था। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि एक सेक्शन हमने लिया क्या, एक्स एक्स, कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है। ठीक है, चाहे राइट हैंड साइड से ले लीजिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से ले लीजिए, तो हमने राइट हैंड साइड से लिया है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट बताइए कितना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, लोड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो लोड हमारा W/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिस्टेंस, यानी कि क्या है, x, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट x आ गया W/2 इंटू एक्स। ठीक है, हमने कहा m x बेंडिंग मोमेंट एट x RB इंटू एक्स, और RB की वैल्यू हमारी थी W/2 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये जो बेंडिंग मोमेंट है जो यहाँ पे कर्व बनेगा, ठीक है, लोड W/2 की वजह से ये सैगिंग होगा। सैगिंग मतलब मैंने पहले भी बताया, सैगिंग और हॉगिंग का कॉन्सेप्ट। सैगिंग मतलब अगर ऐसे हो रहा है कहीं पे बेंडिंग मोमेंट लोड लगाने से, ठीक है, अगर कर्व हमारा, डिफ्लेक्टेड कर्व हमारा अगर इस टाइप का बने, ठीक है, जैसे अगर x हमारा यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिए हम, ठीक है, केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, और W/2 हम बनाए यहाँ पे, ठीक है ना, तो W/2 की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे होगा तो देखिए ये वाला पोर्शन हमारा, ये हाफ वाला पोर्शन ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है यहाँ पे ये सैगिंग हो रहा है। ठीक है, और सैगिंग में जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो हम लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो ये सैगिंग की वजह से हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अच्छा, किसको कुछ कहेंगे सर इधर से ले लेते हैं, अगर इधर से हम ले रहे हैं तो ये सेक्शन एक्स एक्स अगर हो रहा है और ये एक्स है, तो देखो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, इधर वाला है तो सैगिंग ही, सैगिंग की वजह से हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब हमने क्या किया है यहाँ पे, देखिए मैं बता दे रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं, ये सैगिंग, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा, और ये हॉगिंग। ठीक, हॉगिंग वाले में अपना अपोजिट कर लेते हैं। तो ड्यू टू सैगिंग यहाँ पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, प्लस साइन हम रखते हैं यहाँ पे, प्लस ड्यू टू सैग। ठीक, तो ये W इंटू एक्स अपॉन 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन हमारा क्या था, बेसिक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन था हमारा EI ड्यू टू वाई अपॉन DX स्क्वायर इक्वल टू EM। यही था हमारा बेसिक इक्वेशन। EM यानी कि बेंडिंग मूवमेंट। अब बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन कितना आया है, WX/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक इक्वेशन क्या लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 EI ड्यू टू वाई अपॉन DX स्क्वायर इक्वल टू WX/2।
अब जब हम एक बार इंटीग्रेशन कर रहे थे डबल इंटीग्रेशन मेथड में, तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था स्लोप इक्वेशन। तो चलो एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। जब एक बार इंटीग्रेशन किए तो क्या मिला, ई आई, ठीक, d2y अपन dx स्क्वायर dy बाई dx हो गया। wx/2 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो w/2 हमारा कांस्टेंट है, w/2 हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं यहाँ पे, w/2, ठीक है। x बचेगा और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा wx²/4, ठीक है। और प्लस C1 किया हमने। C1 क्या है हमारा, ये हमारा C1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले आते हैं, ठीक। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि भैया C1 तो हमारा अननोन हो गया। अब C1 अननोन हो गया तो C1 की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। और C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, C1 की वैल्यू हमारी निकलेगी कंडीशंस रखने से। कंडीशंस क्या कह रहे हैं, कंडीशंस क्या कह रहे हैं, ठीक है। कंडीशंस ये कह रहे हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो डिफ्लेक्शन है इसको, सॉरी, ये जो स्लोप है जो आई ए है और जो ये आई बी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मिडिल पे जो है, हॉरिजॉन्टल से देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन से मिड पॉइंट पे जो है वो स्लोप जो है हमारा वो 0 हो रहा है। यानी कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट सी जो है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। अब 0 हो रहा है तो क्या होगा, 0 हो रहा है तो क्या होगा, देख हम कह रहे हैं कि एट x=l/2 देन dy बाई dx = 0, ठीक है। l/2 पे dy बाई dx हमारा 0 था। तो अब ये इक्वेशन नंबर जो हमने अभी अभी ये इक्वेशन निकाला है, इक्वेशन नंबर 2, उसमें हम पुट करेंगे। तो जब x l/2 इसमें पुट करेंगे तो dy बाई dx 0 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है वो 0 हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या हुआ, 0 हो गया हमारा, तो राइट हैंड पोर्शन में क्या क्या बचा है, राइट हैंड पोर्शन में w/4 कांस्टेंट हो गया, x की जगह पे हम l/2 रखेंगे। तो जब x स्क्वायर करेंगे तो l/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l²/4, ठीक है। l²/4 और 4 ये मल्टीप्लाई होगा तो l²/16 आ जाएगा, और ये w पहले से है यहाँ पे, तो w l²/16 और प्लस C1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा WL²/16 और प्लस C1, ठीक है। ये आ गया हमारा जब वैल्यू हमने कंडीशन पुट कर दी। अब यहां से C1 इक्वल टू आ गया हमारा, क्या आया है, -WL²/16, ठीक। C1 इक्वल टू आ गया -WL²/16, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये C1 की वैल्यू हम उठा के अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी हमने क्यों की थी, इसलिए किया था कंडीशन वाला कि हमें C1 की वैल्यू चाहिए थी। तो इक्वेशन नंबर जब 2 में हम पुट करेंगे, ठीक है, तो जब वैल्यू पुट कर दिए तो क्या हुआ, ये ई आई dy बाई dx, ठीक, wx²/4 माइनस C1 की वैल्यू पुट किए WL²/16, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा कहलाया स्लोप इक्वेशन, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर रख दिया है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन 3 मिला है ना हमें, ये किसी भी पॉइंट पे हमें स्लोप की वैल्यू दे देगा, ठीक, किसी भी पॉइंट पे हमें स्लोप की वैल्यू दे। अब किसी भी पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम स्लोप कहाँ होगा, दोनों एंड पे होगा, ठीक। जब दोनों एंड पे मैक्सिमम स्लोप होगा तो हम कह रहे हैं हमें पॉइंट बी पे चाहिए, एंड बी पे, ठीक। एंड बी पे हमें अगर स्लोप चाहिए, तो एंड बी पे अगर स्लोप हमें चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू है यहाँ पे 0, ठीक। तो यहाँ पे हम कंडीशन पुट कीजिए भाई, x इक्वल टू जब 0 हमने पुट कर दिया मैक्सिमम स्लोप के लिए एट पॉइंट बी, एट इंड बी, तो हमारा क्या होगा, ठीक है। इसी इक्वेशन में कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 में, तो dy बाई dx तो हमारा भाई
स्लोप IB हो गया, IB से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। x की जगह जब 0 इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा हमारा 0, ठीक। और WL²/16 तो हमारा सिंपल वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड वाला टर्म नहीं है। अब यहां से IB इक्वल टू आ गया हमारा माइनस WL²/16 EI, ठीक है। माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट कि ये जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। IB क्या कह रहा है, IB कह रहा है कि अब हमारा चेंज कर लीजिए, माइनस हटा दीजिए, WL²/16 EI रेडियन, रेडियन में ही सारी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक। और IA इक्वल टू हम क्या किए, IA इक्वल टू भी हमने कर लिया WL²/16 EI रेडियन, क्यों, क्योंकि सिमेट्री थी हमारी, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री सारी वैल्यू सेम आएंगी, इसलिए हमने निकाला नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि चलो भैया स्लोप इक्वेशन से हमने स्लोप निकाल लिया, मिडिल पे तो हमारा 0 था, A और B पे मैक्सिमम था, वहां पे हमने निकाल लिया अपना दोनों ही स्लोप। अब हम कह रहे हैं कि हमें चाहिए डिफ्लेक्शन, और स्लोप इक्वेशन कौन सा था, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब हमें डिफ्लेक्शन चाहिए, तो डिफ्लेक्शन चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ्लेक्शन चाहने के लिए करना ये पड़ेगा कि इक्वेशन नंबर 3 को एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब 2 बार इंटीग्रेशन होगा और हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड कंप्लीट होगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 3 को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो EI dy/dx का तो y आ जाएगा, ठीक है, dy/dx का क्या आ जाएगा, y, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया E इंटू I इंटू y, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमें इन दोनों का भी करना है, ठीक है, तो ये W/4 यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, x² का आएगा x³/3, ठीक है, 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, यानी कि WX³ क्या आएगा 12, ठीक है, ये आ गया WX³/12, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे WL²/16 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो 1 बचा, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, x होता है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते जो ऑपरेटर होता है उसी के रिस्पेक्ट में आ जाती है वैल्यू, तो ये dx के रिस्पेक्ट में कर रहे थे हम, तो ये हमारा x आ गया, यानी कि WL²/16 ठीक है। और प्लस C2 क्या है, वही हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, C1 हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट था। अब फिर हमें C2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। C2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, C2 की वैल्यू हम निकालेंगे फिर से कंडीशन से, C2 की वैल्यू कंडीशन से कब निकालेंगे, हम कह रहे हैं एट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, यानी कि डिफ्लेक्शन 0 है, डिफ्लेक्शन तो भाई सबसे ज्यादा मिडिल पे है ना, यहाँ पे तो एट x इक्वल टू 0 पे डिफ्लेक्शन तो 0 है, ठीक। तो हमने ये कंडीशन जो है अपनी इसमें पुट कर दिया, एट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये y वाला टर्म 0 हो गया, ये x वाला टर्म भी 0 हो गया, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई में ये भी 0 हो गया, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वो 0 आ जाएगी, ठीक है। अब जब C2 की वैल्यू 0 आ गई हमारी, ठीक, तो हम सिंपल वो टर्म वहां से हटा देंगे, क्योंकि C2 की वैल्यू जो पुट कर दो 0 वो हट जाएगा, हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी, EI इंटू वाई WX³/12 WL² इंटू x/16, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 5 जब हो गया हमारा, तो क्या होगा यहाँ से, अब सिंपल हम वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे भी हमें डिफ्लेक्शन चाहिए होगा तो उस x की वैल्यू हम पुट करेंगे, वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हमारे मिड पॉइंट पे होगा, कहाँ पे, x इक्वल टू L/2 पे, ठीक है। जब x इक्वल टू L/2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी, ठीक, तो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, और x इक्वल टू L/2 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एट पॉइंट C चला जा रहा है वो, यानी कि ये हो गया y एट C, EI हमारा कांस्टेंट था, हमने वैसे रहने दिया, x की वैल्यू हमने L/2 पुट किया, x³ था तो L/2 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे x हमारा मल्टीप्लाई में था तो L/2 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया हमने, यहाँ से L/2 का क्यूब किया हमने तो L³/8 आ गया, और 8 और 12 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 96, यानी कि ये आ गया हमारा WL³/96,
और यहाँ से हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू एल किए तो हमें मिला क्या, डब्ल्यू एल क्यूब, और 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमें क्या मिला, 32। ठीक, जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है तो क्या मिला हमें, -2 WL क्यू अपॉन 96। 96 एंड 32 का जब हमने एलसीएम लिया है तो 96 मिला है, और यहाँ से WL क्यू -3 WL क्यू जब हमने किया है तो ये हमारा माइनस वाला टर्म यहाँ पे चूंकि ज्यादा है तो ये हमें -2 WL क्यू अपॉन 96 मिला। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, 248 में कट गया है ये, यानी कि -WL क्यू अपॉन 48। ठीक है, माइनस साइन ये यहाँ पे शो कर रहा है वाई एक्सी, ई आई हमारा यहाँ था तो ई आई हमने नीचे कर लिया, तो WL क्यू अपॉन 48 ई आई। माइनस साइन केवल इतना शो कर रहा है कि जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमारा डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ हो रहा है, जैसे कि हमने डायग्राम में बनाया। ठीक, और हमने सिंपल वाई सी इक्वल टू माइनस साइन हटा दिया क्योंकि वो डायरेक्शन शो कर रहा था, वाई सी इक्वल टू WL क्यू अपॉन 48 ई आई, अपना फाइनल आंसर पा लिया। ठीक है, तो ये हमारा था डबल इंटीग्रेशन मेथड, और एक बहुत ही सिंपल उसमें हमने एक प्रॉब्लम देखा। ठीक है, जिस